हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें एक कांस्टेंट ए दे रखा है जिसमें हम 1 + 10 ऐड कर रहे हैं और हमें एक कांस्टेंट बी दे रखा है जिसमें दो स्ट्रिंग हम 1 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और हम कंसोल करा रहे हैं ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को इक्वालिटी के साथ। तो ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने रिफ्रेश किया और जो फर्स्ट का आंसर है वो है ट्रू और जो सेकंड का आंसर है वो है फॉल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि a का जो वैल्यू होगी, यहाँ पे हम 1 + 10 ऐड कर रहे हैं तो वो सिंपली 11 होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं तो वो 1 + 1 ऐड कर रहे हैं। जब भी हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट उनको क्या करता है, जोड़ देता है, मतलब कॉन्कैटिनेट कर देता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में वो कुछ ऐसे ऐसे दिखेगी। तो जो हमारा ये ऑपरेटर है जिसमें हम दो इक्वल टू लगाया हुआ है तो इसको हम कहते हैं लूज इक्वालिटी ऑपरेटर, और जो हमारा थर्ड ये ऑपरेटर है जिसमें हमने 3 इक्वल टू लगाया है उसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। तो जो हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर है वो टाइप कोवर्जन परफॉर्म नहीं करता है, और जो हमारा लूज इक्वालिटी ऑपरेटर है वो टाइप कोवर्जन परफॉर्म करता है। अब टाइप कोवर्जन से क्या मतलब है? जब भी हम एक स्ट्रिंग और एक नंबर को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है वो उसको फॉल्स देगा, क्योंकि वो टाइप कोवर्जन नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे का टाइप चेंज नहीं करता है। तो जो हमारा लूज ऑपरेटर है वो क्या करेगा, जब भी हम किसी स्ट्रिंग और नंबर को कंपेयर करेंगे तो वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करेगा और हमें आंसर देगा, तो फिर वो ट्रू कर देता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर हम अभी console.log 1 = 1 करते हैं और 1 = 1 करते हैं। ठीक है, तो मैंने रिफ्रेश किया और इसका आंसर मुझे पहले का आया ट्रू और इसका आया फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा लूज ऑपरेटर है उसने इस 1 वाले स्ट्रिंग को इंटीजर में यानी नंबर में कन्वर्ट कर लिया और फिर कंपेयर कर दिया। तो ये वाला 1 जब नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आंसर ट्रू ही आएगा। तो इसको हम कहते हैं टाइप कोवर्जन। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लूज ऑपरेटर है वो टाइप कोवर्जन करता है और जो हमारा जो स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है वो टाइप कोवर्जन नहीं करता। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर वो टाइप कोवर्जन नहीं करता है, ये नंबर को नंबर की तरह ट्रीट करता है और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है। इसलिए हमारे पहले का आंसर ट्रू है और दूसरे का आंसर फॉल्स है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है यार, हमें सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है कांस्टेंट ए = समथिंग समथिंग और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका आंसर आया यार 9। अब 9 क्यों आया, चलो इसको और सॉर्ट आउट करते हैं। तो जो हमारा कैलकुलेशन है वो हमारा प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है और मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंस है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो जाएगी मल्टीप्लिकेशन को। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 × 1, तो जावास्क्रिप्ट उसको कैसे प्रिटेंड करती है, जब भी किसी इंटीजर को हम किसी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी नंबर से जो स्ट्रिंग है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उस स्ट्रिंग को नंबर की तरह ट्रीट करके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देती है। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रिंग 1 है उसको जावास्क्रिप्ट एज अ 1 नंबर की तरह ट्रीट करेगी और 2 × 1 करके हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर दे देगी जो कि होगा 2। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने ये कर लिया। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेप 1 में हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमारा ये सॉर्ट आउट हो गया। अब ये सॉर्ट आउट होने के बाद हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब हमारा जो सॉर्ट आउट होगा वो होगा, तो अब हमें चाहिए कि हम पहले प्लस को प्रायोरिटी देंगे या माइनस। तो प्लस और माइनस इन दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है, तो जब प्रायोरिटी इक्वल होती है तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो मतलब हमें अभी ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में हम क्या सॉल्व करेंगे, हम 1 + 1 करेंगे। तो ठीक है, तो जब भी यार ऐसा होता है, जब भी हम किसी एक स्ट्रिंग को एक नंबर से ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट नंबर को एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करती है और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देती है। मतलब यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 1 11 हो जाएगा, वो भी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। अब हम स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास बस एक स्टेप बता है, तो हमारे पास अब है 11 - 2। ठीक है, तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट उस स्ट्रिंग को एज ए नंबर ट्रीट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 11 - 2 9, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मगर ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट किसको कैसे ट्रीट करती है। अगर ये नहीं पता तो तुम ये क्वेश्चन गलत कर लोगे। तो ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसोल 1 और 2, उन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला कांस्टेंट एक्स जो है वो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने लास्ट एग्जांपल में वो डिस्कस किया था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर ये जो वाई है यार, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें लोग हमेशा गलती कर देते हैं। मैंने भी की थी, ये मैंने से एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो तब मैं इसका आंसर नहीं कर पाया था। तो फिलहाल अभी बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा? तो चलो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर करने के लिए हम एक बार कंसोल को चेक करें। तो पहले का आंसर होगा 11, जैसा कि हमें पता है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था। और सेकंड का आंसर है 2। तो सेकंड का आंसर 2 कैसे है? क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है ना, वो क्या कर रहा है, वो इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा है।
तो ये साथ में मतलब अगर मैं बात करूँ तो प्लस स्ट्रिंग ऑफ 1 इक्वल टू 1 एज अ नंबर, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। जब ये हो गया तो 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है यार कि इसका जो लिखने का एक्सप्रेशन है ना वो ऐसा ही होना चाहिए। तुम इसको विदाउट स्पेस नहीं लिख सकते, तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो जावास्क्रिप्ट तुम्हें एरर दे देगा, ठीक है। देख रहे हो उसने एरर दे दिया। क्यों एरर दे देगा, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो इसको ऐसे पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कि 1 ++ मतलब मेरे को +1 करना है और उसके बाद इसमें एक 1 करना है, तो इसके बीच में तो कोई ऑपरेटर है नहीं, तो मतलब इसको जावास्क्रिप्ट पढ़ेगा कि 1 ++, उसने हमें 2 कर दिया, अब 2 × ये कर रहे हैं हम, तो ये तो इनवैलिड सिंटैक्स हो गया ना, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट तुमको एरर दे देगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आए तो उस पर स्पेसिस हमेशा सही जगह पे होनी चाहिए, तभी वो क्वेश्चन एक वैलिड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है यार, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है कंसोल की, ठीक है। तो इसमें हमें कांस्टेंट ए दिया है, जिसको एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है v = 1। फिर हमने कांस्टेंट सी में कांस्टेंट ए को असाइन कर दिया है और फिर हमने a.b को 2 कर दिया है। मतलब कांस्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी है b को 1 से 2। तो अब जो हमारा c है उसका b क्या होगा, मतलब वो b हमेशा 1 ही रहेगा या b भी चेंज होगा, तो क्या लगता है। तो चलो इसको कंसोल करके देख लेते हैं। और रिफ्रेश करने पे मुझे 2 मिल गया, मतलब जो C है उसकी भी वैल्यू चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ यार, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो मेक श्योर कि तुम्हें ये समझ आना चाहिए। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को शैलो कॉपी करते हैं तो अगर हम पेरेंट की या हम किसी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं तो जितनी भी ऑब्जेक्ट हमने शैलो कॉपी करे सबकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। और डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। डीप कॉपी में हर ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होता है। अगर तुम किसी एक की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो तो वो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट सी को कांस्टेंट ए कर रहा हूँ, इसका मतलब इसको शैलो कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कांस्टेंट सी को एक नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर रहे हैं, हम बस कांस्टेंट ए का जो ऑब्जेक्ट ए है हमारा उसका मेमोरी लोकेशन दे रहे हैं, उसका एड्रेस दे रहे हैं कि भाई जो सी है ना तू उसको ही पॉइंट कर ले। तो मतलब सी के लिए हम कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम उसको पॉइंट करा रहे हैं ए ऑब्जेक्ट पे ही। तो इसलिए जब भी हम ए में कुछ चेंज करेंगे ना तो वो सी में भी रिफ्लेक्ट होगा और इसको हम शैलो कॉपी कहते हैं, ठीक है। चलो यार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या करना है, सिंपल हमें कंसोल 1 और कंसोल 2 की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ए बी एंड सी। तो जो हमारा कांस्टेंट ए है वो एक एरे है और कांस्टेंट बी है वो भी एक एरे है और कांस्टेंट सी है वो हमने ए को असाइन कर रखा है। तो जैसे हमने लास्ट में बात करी थी शैलो कॉपी और डीप कॉपी की, ये भी थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम जब console.log ए करेंगे, मतलब console.first वाला लॉग करेंगे और सेकंड वाला लॉग करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसको लॉग करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स एंड ट्रू, मतलब ये जो है ये फॉल्स है और ये जो है वो ट्रू है। और ऐसा क्यों हो रहा है यार, देखो इसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हर चीज ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करी जाती है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये समझो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी और सी। तो जब हम ए को एक नया एरे असाइन कर रहे हैं, मतलब ए को हम अलग से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको हम अलग से एक मेमोरी असाइन कर रहे हैं, उसको एक अलग से एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हमारा एक एरे है जिसका ए है, हमने इसको एड्रेस दे दिया सपोज 1 2 3। तो इसका जो एड्रेस है वो 1 2 3 है। हमने अब एक नया एरे बनाया बी, तो अब बी बनाया हमने तो उसको दूसरी लोकेशन एलोकेट करी, हमने इसको लोकेशन एलोकेट कर दी 3 4 5, ठीक है। और जब हमने सी किया, हमने क्या किया, सी को ए कर दिया। हमने सी के लिए कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने सी को बोला कि भाई तू ऐसा कर, तू ए को पॉइंट कर, मतलब सी की मेमोरी लोकेशन पे भी ए का ही एड्रेस है जो है 1 2 3, ठीक है। तो जब भी हम ए को बी से कंपेयर करते हैं तो उसका मतलब है हम उनके एड्रेस कंपेयर कर रहे हैं, उनके रेफरेंसेस कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों का अलग अलग एड्रेस है। पर जब हम सी और ए को करते हैं तो हमने सी को बोल रखा है यार कि तू ना ए को पॉइंट कर, तेरे लिए हम कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। तो जब दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों का रेफरेंस सेम है, तो वो ट्रू देगा, ठीक है। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें सिंपल हमेशा की तरह हमें वैल्यू फाइंड करनी है कंसोल की। तो इसमें हमने लिखा हुआ है console.log a एंड हेलो और उसमें एक a है जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल को इनिशियलाइज तो कर रहे हैं पर उससे पहले ही हम उसकी वैल्यू को यूज कर रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट, चलो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो अनडिफाइंड आ गया है, अनडिफाइंड आ गया है, कोई एरर नहीं आया, ये मेन चीज है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ होस्टिंग। तो होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। तो होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने से पहले तुम उसकी वैल्यू यूज कर रहे हो, मतलब नॉट ओनली वैल्यू, यू कैन से फंक्शंस और बाकी एक्सप्रेशंस वगैरह भी, ठीक है। पर जो वार कीवर्ड है यहाँ पे मेन खेल इसका है। तो जो वार कीवर्ड है वो ES6 से पहले यूज किया जाता था। पर अगर आज तुम किसी से पूछोगे कि वार यूज करना चाहिए कि नहीं, तो हमेशा हर कोई यही रिकमेंड करेगा कि नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वार को यूज करने के चक्कर में हमें कुछ ऐसे कोड में एरर मिल जाते हैं जो हम सॉल्व करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल एरर है क्या। जैसे यहाँ पे देखो, अभी वार जो है वो हमारा होस्टिंग शो करता है, मतलब उसकी वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं उसको इनिशियलाइज करने से पहले। मतलब पॉइंट इज कि वो वैल्यू अनडिफाइंड आती है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है।
तो अगर मैंने पहली लाइन में देखा कि भाई ठीक है मैं बाहर कोई वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ और उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है, तो वो हमें एक एरर भी नहीं दे रहा है और हमारी कोई एक्चुअल वैल्यू भी नहीं दे रहा है, तो ये परेशानी है। पर जब ES6 आया तो उसके बाद क्या है, हमारा लेट ऑफ कॉन्स्टेंट आ गया। तो अगर तुम लेट ऑफ कॉन्स्टेंट देखोगे तो लेट ऑफ कॉन्स्टेंट जो है वो होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर मैं अभी इस बार को चेंज करके लेट कर दूंगा तो जावास्क्रिप्ट हमें एरर देने लगेगा। देखो सेव करा और फिल्टर हटाया तो जावास्क्रिप्ट ने हमें एक एरर दे दिया, अनकॉट रेफरेंसेस कैन नॉट एक्सेस इट बिफोर इनिशियलाइजिंग। सेम विद कांस्टेंट, ठीक है, अगर तुम कांस्टेंट यूज करके सेव करोगे तो वो भी सेम देगा। तो ये आया था ES6 में, ठीक है। तो हमेशा रिकमेंडेशन यही है कि ES6 में जो मिला है हमको जैसे लेट और कांस्टेंट वही यूज करो। बट द पॉइंट इज कि ये भी याद कर रखना जरूरी है कि होस्टिंग कौन कौन शो करता है, कांस्टेंट और लेट होस्टिंग शो नहीं करते, पर वार करता है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये था इस क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा है, यहाँ पे हमें कंसोल दी हुए हैं 4 और हमें बताना है कौन सा कंसोल पहले प्रिंट होगा, ठीक है। तो 1 पहले प्रिंट होगा, 2 पहले प्रिंट होगा। एक मिनट में इस 10 को यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो है 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारा जो फर्स्ट कंसोल है वो जस्ट एक सिंपल सा कंसोल है। सेकंड में हमने एक सेट टाइम आउट फंक्शन यूज किया है और थर्ड में हमने प्रॉमिस यूज किया है और फोर्थ में हमने एक सिंपल सा। तो जो सेट टाइम आउट फंक्शन है उसका जो हमने टाइमर है वो 0 सेकंड कर रखा है। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं, जैसे हमें पता है कि असिंक्रोनस कोड जो होता है वो बाद में प्रिंट होता है सिंक्रोनस कोड के। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो console.log जो फर्स्ट वाला है वो पहले प्रिंट होगा, फिर 4 वाला प्रिंट होगा। अब टाइमर और प्रोमिसेस में अगर होगा तो जो टाइमर है वो ऊपर आ रहा है प्रॉमिस से, तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसका टाइमर भी 0 है। तो पहले 2 एग्जीक्यूट होगा फिर 3 एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या रहता है कि सबसे पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है। ये हमने सोचा, पर एक्चुअल में देख लेते कि होता क्या। एक्चुअल में है हमारा 1 4 3 2, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। जो हमारा पहला लॉजिक था कि सिंक्रोनस कोड पहले एग्जीक्यूट होगा सिंक्रोनस कोड से, वो तो एकदम ठीक है ना। अब सेकंड चीज आती है कि सेट टाइम आउट और प्रॉमिस में से पहले एग्जीक्यूट क्यों हुआ, प्रॉमिस क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि सेट टाइम आउट 2 से ऊपर आ रहा है और सेट टाइम आउट का टाइमर भी 0 ही है ना। तो ठीक है यार, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप है। देखो इन शॉर्ट में तुम्हें बताता हूँ, जब भी हम सिंक्रोनस कोड रन करते हैं तो उनको रन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो वो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ अपना मैनिपुलेट करते रहते हैं और ये सारी चीजें होती है वेब कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो एक बार जब उनका मैनिपुलेशन खत्म हो जाता है तो वो लोग कॉल स्टैक क्यू में आ जाते हैं। कॉल स्टैक क्यू एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इवेंट लूप का काम क्या होता है कि वो कॉल स्टैक क्यू से उठा के चीजें कॉल स्टैक में डालती है और कोड को एग्जीक्यूट कर देती है, ठीक है। अब प्रॉमिसेस के साथ क्या होता है कि जो हमारा सेट टाइम आउट है वो है हमारा सिंक्रोनस कोड, हम उसको ऐसे असिंक्रोनस की तरह ट्रीट करते हैं और प्रॉमिस को भी ऐसे असिंक्रोनस की तरह ट्रीट करते हैं। पर क्या होता है, हमारा जो सेट टाइम आउट होता है वो जाता है कॉल स्टैक क्यू में, और जो जितने भी प्रॉमिसेस हैं उनके लिए एक स्पेशल क्यू होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रो टास्क क्यू। तो जो हमारी इवेंट लूप होती है वो माइक्रो टास्क क्यू को प्रायोरिटी देती है। मतलब जब भी हमारी इवेंट लूप चेक करने जाती है कि कॉल स्टैक क्यू में कुछ है कि नहीं है, उससे पहले वो माइक्रो टास्क क्यू को चेक करती है। अगर माइक्रो टास्क क्यू में कुछ है वहां पे तो सबसे पहले वो चीज एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो कॉल स्टैक क्यू में जाके देखेगी। तो इन शॉर्ट प्रॉमिसेस को हमारे प्रायोरिटी मिलती है सिंक्रोनस कोड के एग्जीक्यूशन में, ठीक है। तो इतना ही था, मतलब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, पर समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार उसको फिर से देखना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो यार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।